हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कल से हमने नई कहानी के ऊपर चर्चा शुरू करी है। जिस कहानी के ऊपर हमने कल से चर्चा शुरू करी है वो है चीफ की दावत, जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित है। कल की वीडियो में हमने इस कहानी के कथा सार के ऊपर बात करी थी, जिसको आप सार, सारांश और कथा वस्तु भी कह सकते हैं। हम उन सभी प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जो कि परीक्षा के लिए बेहद महत्व रखते हैं। तो ऐसे ही हिंदी रचनाओं के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम इसी कहानी के जो मुख्य पात्र शामनाथ है, इसके चरित्र को हम उदाहरण स्वरूप समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि मैं अपनी हर वीडियोस में कहती भी हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप भाषा शैली या चरित्र चित्रण का प्रश्न कर रहे हो तो आपको उसका उत्तर प्रमाण स्वरूप, उदाहरण स्वरूप देना होता है। अगर आप चरित्र चित्रण किसी भी पात्र का बता रहे हो तो वो विशेषता जो आप बता रहे हो उस पात्र की, वो विशेषता आपको उस रचना में कहाँ नजर आती है वो आपको उदाहरण अपने उत्तर में लिखना होता है। ऐसे ही भाषा शैली का प्रश्न अगर आप कर रहे हो तो उसके उत्तर में भी आपको उदाहरण लिखना होता है कि आपको कहाँ मुहावरे का प्रयोग दिख रहा है, कहाँ आपको तत्सम शब्द दिख रहे हैं, कहाँ आपको तद्भव शब्द दिख रहे हैं। तो आपका जो आंसर है वो बहुत आकर्षक भी दिखता है और आप एक बेहतरीन उत्तर तैयार भी कर पाते हैं। क्योंकि भाषा शैली और चरित्र चित्रण का जो प्रश्न होता है वो बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न होता है, उसमें आप कहानी नहीं बना सकते हो। अगर भाषा शैली का प्रश्न है तो उस रचना की भाषा कैसी रही है वो आपको उदाहरण स्वरूप बताना होता है, और किसी पात्र की चरित्र चित्रण अगर पूछा गया है तो आपको उस पात्र की विशेषता आपको उदाहरण स्वरूप देनी होती है। बेसिकली अगर आप भाषा शैली या चरित्र चित्रण का प्रश्न कर रहे हो तो आपको प्रमाण देना होता है, आपको प्रूफ देना होता है हर पॉइंट का कि ये विशेषता आपको कहाँ नजर आई या मुहावरों का प्रयोग आपको कहाँ नजर आया। भाषा शैली का प्रश्न मैंने काफ़ी बच्चों का देखा है, वो सिर्फ ये चीज़ दे देते हैं कि जो भाषा है वो सहज है और सरल है। भाषा शैली या चरित्र चित्रण का जो प्रश्न आते हैं वो आपके 12 या 14 नंबर के आते हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते हो। आपको 12 या 14 नंबर के प्रश्न के लिए आपको 5 से 6 पेज लिखने ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं कि हमने तो 10 पेज का आंसर लिखा था लेकिन हमें तो मार्क्स ही नहीं मिले, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल एक एक विशेषता सफाई से लिख कर आओगे और उदाहरण समेत लिख कर आओगे तो आपका जो उत्तर है वो बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम शामनाथ के चरित्र चित्रण के ऊपर बात करने वाले हैं। तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सारी विशेषताओं को उदाहरण स्वरूप ही समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी की एक संवेदनशील कहानी है। वैसे तो भीष्म साहनी की कहानियों में मध्य वर्ग की प्रवृत्तियों व मनोस्थितियों का प्रामाणिक विवेचन मिलता है। अनुभूत सत्यों, विभाजन की त्रासदी, टूटते मानव मूल्य, कला व संस्कृति के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप को उन्होंने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पारिवारिक अनेक धरातलों पर जीवंतता के साथ उकेरा है। इनकी कहानियों में चित्रित समसामयिक समाज की आशा, आकांक्षा, दुख, पीड़ा, अंतर्विरोध, जिजीविषा, संघर्ष, घटनाएं, पात्र आपस में जुड़कर जीवन की विसंगतियों को रेखांकित करते हैं। पात्रों की दृष्टि से भीष्म साहनी ने चीफ की दावत कहानी में मूलतः 3 पात्र रखे हैं: शामनाथ, उसकी पत्नी और उसकी बूढ़ी माँ। तो ये जो 3 पात्र हैं वो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ये तीनों मध्य वर्ग से जुड़े सामान्य पात्र हैं। संपूर्ण कहानी इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। शामनाथ अपनी बूढ़ी माँ को लेकर चिंतित दिखाए गए हैं। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम उदाहरण स्वरूप बात करेंगे। तो शामनाथ की सबसे पहली विशेषता है कि वह इस कहानी का मुख्य पात्र है, क्योंकि उसी का चीफ घर पर आने वाला है और वह अपनी माँ को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित दिखाई देता है। उसकी चिंता में उसकी पत्नी भी शामिल है, पर उससे ज्यादा नहीं। दूसरी विशेषता शामनाथ की है कि वह व्यवहारिक व्यक्ति है, जो प्रत्येक कार्य को बखूबी अंजाम देना जानता है।
वह अपने कार्य के मार्ग में किसी बाधा को नहीं आने देता है, चाहे वह उसकी माँ ही क्यों ना हो। इसलिए वह घर की साज सज्जा से लेकर माँ के छुपाने तक की बात करता है। वह माँ को पुराना सामान समझता है। और ये हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। शामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों को हाथ में लेकर इधर से उधर एक कमरे से दूसरे कमरे आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, टिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम भी बैठक में कर दिया गया था। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? तो इस उदाहरण से ये पता चलता है कि वह अपने कार्य को बखूबी अंजाम देना जानता है और वह अपने कार्य में किसी भी अड़चन को नहीं चाहता है कि कोई भी अड़चन उसके काम में आए, कोई भी बाधा आए। घर की साज सज्जा से लेकर वो माँ को छुपाने तक के बारे में सोचता है। ये हमें इस उदाहरण से बखूबी पता चलता है। तो आप जो अपना उत्तर है वो इस उदाहरण के साथ तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली विशेषता पर। जो अगली विशेषता है शामनाथ की वो ये है कि जो शामनाथ है वो बहुत स्वार्थी है, जो अपनी तरक्की के लिए माँ का अपमान करता है, उन्हें बोझ समझता है, उन्हें पुराने सामान की भांति छिपाता है। वह अपने स्वार्थ में माँ को सोने तक नहीं देना चाहता है, क्योंकि शामनाथ को ये पता होता है कि उसकी जो माँ है वो अगर सो गई तो वो नींद में खर्राटे लेगी। इस वजह से वो माँ को सोने भी नहीं देता है और माँ को छिपाना चाहता है किसी पुराने सामान की तरह। वो किसी भी तरह की अपने काम में अड़चन नहीं चाहता है, माँ को बोझ समझता है। और जो शामनाथ का ये स्वार्थीपन है वो हम उदाहरण के साथ भी देख सकते हैं। इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि जाकर सोई नहीं बैठी रहे, और क्या। तो शामनाथ की जो धर्मपत्नी है वो कहती है कि और सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। शामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो यहाँ पर जो शामनाथ है वो अपनी धर्मपत्नी से कह रहे हैं कि अच्छी भली माँ भाई के पास जा रही थी और तुम अच्छे बनने के चक्कर में तुमने टांग अड़ा दी और माँ यहीं पर ही हमारे साथ रुक गई। तो धर्मपत्नी कहती है, वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। इससे ये पता चलता है कि वह कितना स्वार्थी है। ठीक है, अगली विशेषता के ऊपर बात करते हैं। अगली विशेषता है चिंतनशील। शामनाथ अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सदा सजग और चिंतनशील दिखाई देता है। शामनाथ की जो चिंतन मनन की विशेषता है वह हमें उदाहरण के रूप में भी देखने को मिलती है। जब मिस्टर शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों के बारे में सोचने लगे। शामनाथ हर बात में तरकीब चाहते हैं। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूटियाँ कमरे में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज़ किस साइज की हो। शामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखूं। तो इससे हमें ये पता चलता है इस उदाहरण से कि जो शामनाथ है वो बहुत चिंतन मनन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं और घर का जो सारा संचालन है, कौन क्या पहनेगा, कौन कहाँ जाएगा, और मेज़ किस साइज़ की होगी, किस रंग के पर्दे लगाए जाएंगे, खूटियाँ कमरों में कहाँ लगेगी, ये सब जो चीज़ें हैं वो शामनाथ के हिसाब से ही घर में होती है। तो जैसे घर का सारा संचालन शामनाथ के हिसाब से होता है, ऐसे ही शामनाथ अपनी माँ को देख रहा होता है, उसके कपड़ों को देख रहा होता है और वो ये सोचता है कि अगर चीफ
माँ से मिल गया तो कहीं उसको लज्जित ना होना पड़े, इसलिए वो पहले ही माँ को सर से पाँव तक देखते हुए बोल देता है कि तुम सफ़ेद कमीज़ पहन लो और सफ़ेद सलवार पहन लो, ज़रा पहन कर तो आऊँ देखूँ। इससे हमें पता चलता है कि जो शामनाथ है वो बहुत ज़्यादा चिंतन करता है। उसको ये लगता है कि बस किसी भी तरीके से उसका काम बन जाए और किसी भी तरीके से अड़चन ना आए। तो आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता पर। अगली विशेषता है कि शामनाथ को बहुत गुस्सा आता है, वह गुस्सैल आदमी है। जब माँ कहती है कि जेवर मेरे पास नहीं है, वह तो तेरी पढ़ाई के लिए बेच दिए थे, तो वह सोचता है कि माँ ताना मार रही है, अतः उसे गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, मना करने पर भी जब माँ को सोया हुआ देखता है तब भी उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में अपनी पत्नी से भी लड़ता है, अतः वह एक गुस्सैल प्रवृत्ति का है। उसको बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। जब वो देखता है कि उसने जब माँ को कहा था कि वह सोए ना, और फिर भी देर रात तक जब मेहमानों का खाना चल रहा था और माँ को इस वजह से नींद आ जाती है और वो खर्राटे ले रही होती है, तब ये देखकर भी शामनाथ को गुस्सा आ जाता है। और जब शामनाथ अपनी माँ को कहता है कि चीफ आएगा तो तुम थोड़े बहुत जेवर वगैरह पहन लो, तो जो माँ है वो कहती है कि मैंने सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई के लिए बेच दिए थे। तो शामनाथ को ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसको ताना मार रही है और तब भी उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, ये भी एक उदाहरण है जिससे आप अपना उत्तर अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आखिरी विशेषता पर। अगली विशेषता जो शामनाथ की है वो ये है कि जो शामनाथ है वो मतलबी इंसान है, जो पहले अपने मतलब के लिए माँ को छिपाना चाहता है और बाद में अपनी माँ से ही चीफ के लिए फुलकारी बनाने के लिए उनको विवश भी करता है। जबकि माँ फुलकारी बनाने में असमर्थ है क्योंकि उनको ढंग से नज़र नहीं आता है और वह बूढ़ी हो चुकी है और उनके हाथ भी कांपते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो शामनाथ है वो मतलबी इंसान है। उसका किस तरीके से बस काम निकल जाए, उसको किसी भी तरीके से बिना किसी बाधा के, बिना किसी अड़चन के अपना काम निकलवाना होता है, चाहे वो काम कैसे भी निकले। ठीक है, चाहे वो माँ को छुपा के निकले, चाहे वो माँ के ज़रिए निकले, क्योंकि उसको पता चल गया था कि चीफ को फुलकारी पसंद आई है, इसलिए वो चीफ को खुश करने के लिए अपनी माँ को विवश करता है कि वह चीफ के लिए फुलकारी बनाए। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि चीफ की दावत कहानी का जो शामनाथ है वो मध्य वर्ग का एक मौका परस्त, मतलबी, मूल्यहीन व्यक्ति है। शामनाथ की सारी विशेषताएं यहीं पर ही समाप्त होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी विशेषताएं समझ आ गई हों और अपने परीक्षा के संबंध में आप एक अच्छा उत्तर उदाहरण स्वरूप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।